स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का मूड क्या है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? अब जब इलेक्शन कैंपेन को आज की तिथि से नोट कर लीजिए, महज 100 दिन बचे हैं, 100 डेज, और इसी में सारी कैंपेन भी होनी है, इसी में मतदान भी होने और उसके बाद परिणाम भी आने हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है और उसका मूड क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज 100 दिन का वक्त बचा हो, 100 डेज, जिसमें इलेक्शन कैंपेन भी प्लान की जानी है और पूरी इलेक्शन कैंपेन इन 100 दिनों के भीतर होनी है। यानी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को खत्म होने में भी इलेक्शन कैंपेन महज 100 दिन बचे हैं। आज से काउंटडाउन मीटर लगा लीजिए आप लोग, 100 डेज। इन 100 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश की अगले 5 साल की नई राजनीतिक इबारत बहनों भाइयों लिख दी जाएगी। जनता क्या चाहती है, इसका निर्णय हो जाने वाला है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता, उत्तर प्रदेश की ये 24 करोड़ जनता सौंपने जा रही है, इसका निर्णय अगले 100 दिन के भीतर होने जा रहा है। तो क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता और इसका मूड क्या है, और किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लोग अपनी सरकार का गठन करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश का 22 का चुनाव तय करेगा 24 में देश की सत्ता पर हुकूमत कौन करने वाला है। इसलिए कहता हूं कि 22 का चुनाव किसी एक राज्य का चुनाव नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। बहनों भाइयों, इसको इस दृष्टिकोण से देखिए और समझिए कि यह देश का चुनाव है, यह राष्ट्रीय चुनाव है, और यह चुनाव तय करेगा कि इस प्रदेश में और देश में कि राजनीति में कौन पार्टी आगे बढ़ रही है। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं होता, बहनों भाइयों, 403 असेंबली सीट वाला भारत का सबसे बड़ा सूबा, यहां जो पार्टी सत्ता में आती है वो दिल्ली में जाने का ख्वाब देखती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा दिल्ली को चुनौती दी है। कोई भी यहां के तख्त पे बैठा रहा हो, निशाना उसका हमेशा दिल्ली रहा है। इतना ताकतवर राजनीतिक हमारा सूबा है। तो इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, मूड क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है, पब्लिक की ओपिनियन क्या है? क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी, या फिर अखिलेश यादव अपनी सत्ता वापस छीनने में बीजेपी से कामयाब होंगे? मायावती, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे दल कहां टिकेंगे, कहां मौजूद हैं इस वक्त? जमीन पर, धरातल पर इस वक्त ये बाकी पार्टियां कहां पर खड़ी हुई हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार 2 ध्रुवीय व्यवस्था राजनीतिक तौर पर काम कर रही है? एक जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, 2 जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे वो दल जो अभी किसी अलायंस का पार्ट नहीं है, इनका क्या राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश के भीतर आप देखते हैं? क्या पश्चिम बंगाल के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश अपने परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ेगा जैसा कि वो लड़ता आया है? लेकिन बहनों भाइयों, ये वही प्रदेश है जो 2007 से पहले इस बात के लिए अभिशप्त था कि यहां लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी सरकारों का दौर था, अस्थिर सरकारों का दौर था, किसी को बहुमत नहीं मिलता था, 30-30, 40-40 दल मिलकर सरकारें चलाते थे। आज वो प्रदेश 2007 के बाद बदल चुका है। जिसको देता है पूरा बहुमत देता है, और जिसको छीनता है उसको पैदल कर देता है, खड़े होने लायक सीट भी नहीं देता। इस बार क्या होने जा रहा है? जनता के मन में क्या चल रहा है? इस बार सबके चेहरे क्यों उड़े हुए हैं, फक पड़े हुए हैं? कोई भांप नहीं पा रहा कि होने क्या वाला है। क्या कोई चमत्कार, क्या कोई अंडर करंट है किसी के लिए, या फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी? लेकिन इसमें एक बात सच है, और जो दिख रही है जमीन के भीतर, कि मामला बीजेपी गठबंधन बनाम समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव धीरे धीरे सिमट रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। इस पर कोई दो राय नहीं है। इस पर सब लोग, आप भी सहमत होंगे, अधिकांश हमारे दर्शक भी इस बात पर सहमत होंगे।
तो मुद्दे क्या हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है कानून व्यवस्था, मुद्दा है किसान, मुद्दा है कि जॉब्स कितनी मिले, कोरोना के बाद के आर्थिक हालात और उस दौरान की त्रासदी, यह भी मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार बताने के लिए क्या है? और समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाने वाली है? आपने देखा होगा कि इन दिनों पश्चिम छोड़कर सारी पॉलिटिकल पार्टी पूरब की ओर दौड़ पड़ी है। पूरब में एक अजीब सा अंडरकरंट चल रहा है। पूरब ने अपनी सोच और विचार में बड़ा परिवर्तन लाया है। आप 2 सभाएं हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, और उसके बाद कल अखिलेश यादव का 16 घंटे उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रथ यात्रा निकालना। ये दोनों पार्टियों का, बहनों भाइयों, बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। और शायद यही कारण है कि मैं कह पा रहा हूं और आप भी समझ पा रहे हैं कि पूरा चुनाव बीजेपी गठबंधन बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सिमट रहा है। तो ऐसे में बीएसपी, जो पूर्वांचल में एक बड़ी स्टेक होल्डर है, पूर्वांचल के चुनाव में बीएसपी के पास 20% से ज़्यादा का वोट शेयर हमेशा रहा है। उसकी खामोशी का कारण क्या है और जनता बीएसपी के बारे में क्या धारणा रखती है? कांग्रेस से प्रियंका गांधी मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन क्या वो मेहनत कामयाब होगी? सीटों में तब्दील होगी? वोट शेयर बढ़ेगा? क्या वो बीजेपी या समाजवादी पार्टी से लड़ती हुई दिख रही हैं? और क्या वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई विकल्प बनने की स्थिति में है? ये कुछ मसले हैं जो अगले 100 दिनों के भीतर इनको आप उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी इर्द गिर्द में, बहनों भाइयों, घूमने वाला है, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की रैली के बाद अब उत्तर प्रदेश को बेहद गंभीरता से लिया है। अपने सबसे ताकतवर, सबसे क्षमतावान और सबसे मेहनती नेताओं की पूरी फ्लीट उतार दी है। और शायद पहली बार हो रहा होगा कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को क्षेत्र अलाट हुए हैं। जैसे अमित शाह ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी होंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर क्षेत्र और अवध क्षेत्र के प्रभारी होंगे, राजनाथ सिंह के पास काशी और पूर्वांचल का हिस्सा होगा, गोरख प्रांत जिसको कहते हैं। तो आप समझें कि इतने बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने अभी से उतार दिया है। तो आप मसले की गंभीरता को समझें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी प्रदेश जैसा नहीं है, क्योंकि यहां विपक्ष भी कमजोर नहीं है और यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं है जितना दूसरे राज्यों में रही है। इसलिए मुकाबला बहुत टफ, बहुत मजबूत और बहुत ही ताकतवर तरीके से होने जा रहा है। इसलिए अगला 100 दिन सीट बेल्ट बांध के रखिए, डेली टीवी देखिए और डेली सोशल मीडिया पर भी नजर रखिए। कुछ बयान सुनिए आप। के बाद से लगातार उपेक्षा हुई उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। घोषणा पत्र मेरा क्या होगा, वह भी कमेटी बना दी गई है और नीचे तक लोग जाएंगे। सबसे अच्छा है कि नीचे तक जाएंगे, इस पर विधिवत चर्चा करेंगे और गांव-गांव स्तर का लोगों का सुझाव लेकर एक विराट स्वरूप उसको दिया जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ। तो आज की इस राजनीतिक चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे, असीम वकार एमआईएम से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, मनोज राय धूपचंडी मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से, विनोद अग्निहोत्री जी जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। ऐसा क्या हो गया आनंद दुबे जी कि आपको अपनी पार्टी के सबसे बड़े, सबसे आला और फ्रंट लाइन के ताकतवर नेताओं को उत्तर प्रदेश का बंटवारा करके एक एक इलाका सौंपना पड़ा? किस बात का आपको आशंका है कि आपको अपनी नेशनल फ्लीट उत्तर प्रदेश में उतारनी पड़ी, वो भी क्षेत्रवार उतारनी पड़ी? देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी
जब भी कहीं चुनाव लड़ती है तो उसका केंद्रीय संगठन हो या प्रदेश संगठन हो या क्षेत्रीय संगठन हो, पूरे समन्वय के साथ, पूरे तालमेल के साथ उस चुनाव को लड़ता है। आपने देखा होगा कि हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव था, उसमें भी अमित शाह जी उतने ही एक्टिव थे जितना वो लोकसभा के चुनाव में होते हैं। इसलिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि माननीय अमित शाह जी या माननीय जेपी नड्डा जी या राजनाथ सिंह जी इस चुनाव में क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। वह निश्चित रूप से हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, ये सभी बड़े नेता पर हैं। ऐसे उदाहरण पहले बीजेपी में नहीं रहे कि इस तरह से सेक्टर वार बांट के, और वो भी नेशनल फ्लीट के आला दर्जे के नेताओं को उतारा जाए? नहीं, देखिए, हर समय पार्टी अपनी रणनीतियों में बदलाव करती रहती है। कई बार उसको हर चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है और इसीलिए पार्टी ने जो सोचा होगा उस हिसाब से आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, हमने जो 4.5 साल में विकास किया है, देखिए 17 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी ब्रिजेश जी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। शाम होते ही उत्तर प्रदेश अंधकार की गोद में समा जाता था। चंद जो वीआईपी जिले थे उनको बिजली मिलती थी, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में सोता था। नौकरियां निकलती नहीं थी कि एक परिवार का पूरा गैंग जो है वो झोले लेकर पैसा बटोरने के लिए उत्तर प्रदेश में निकल जाता था और नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था। मैंने आपसे आपका अचीवमेंट पूछा था, आप तो 12 से 17 की बात बताने। नहीं, मैं वही बता रहा हूं ब्रिजेश जी। 17 से 22 में क्या हुआ? देखिए, 17 से 22 में हमने 4.25 लाख नौकरी दी है सरकारी, 3.5 लाख संविदा पे नौकरी दी है, 2.5 करोड़ प्राइवेट रोजगार दिए हैं। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर चुके हैं, आने वाले समय में दूसरे एक्सप्रेसवे का भी क्या उद्घाटन अखिलेश यादव करेंगे। के कार्यक्रमों में आ रही भीड़ से आप दबाव में महसूस कर रहे हैं खुद? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों में जो भीड़ आती है उसमें से ज्यादातर जो है वो जातीय उन्माद से उपजी हुई भीड़ है और अखिलेश यादव जी को ऐसा लगता है कि एक जात या एक जातीय उन्माद से आपका क्या तात्पर्य? खुलकर देखिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, खुलकर बोले आप। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने दौर में जाति और जमात की राजनीति की और आज भी वो इससे ऊपर नहीं उठ पाए। तो आपका ही कहना कि उनके रैलियों में सिर्फ यादव आ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी रैलियों कहना तो यही चाहते हैं जातिवाद। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उनकी रैलियों में सिर्फ यादव आ रहे हैं या कौन आ रहा है, लेकिन ये इतना मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं है और इसका कई बार तो ये जो इनके साथ चल रहे हैं ये कौन लोग हैं? यूपी के नहीं है, बाहर के? नहीं, ये बाहर के लोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे ही निश्चित रूप से। अखिलेश यादव उनके नेता हैं तो जो क्षेत्रों में मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी को आमंत्रित करता हूं, वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हूं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नेशनल फ्लीट के टॉप लीडर्स को उत्तर प्रदेश के सेक्टर्स में नियुक्त कर दिया प्रभारी बना के। अखिलेश यादव की कल की रैली की बड़ी चर्चा है, लेकिन अभी आनंद दुबे कह रहे थे कि ये सब एक जाति और धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और इनका ये भी कहना कुछ बाहर के भी हो सकते हैं। देखिए ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घबराई। जिस दिन प्रधानमंत्री जी की सभा थी सुल्तानपुर में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को गाजीपुर से एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़ने दिया गया। पहला राउंड कंप्लीट होने दीजिए, फिर वक्त देंगे। उस दिन बनारस से भी 200 बसें गई थी। इतने लोकप्रिय हैं अगर योगी जी और मोदी जी, तो सरकारी संसाधन का प्रयोग करके क्यों बसें लगा करके भीड़ जुटा रहे हैं? और कल सिर्फ रथ यात्रा चली है पूर्वांचल के कुछ जिलों में और आज नेशनल फ्लीट बांट दिया गया भाजपा ने चुनाव लड़ने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के बाद किसी नेता के लिए इतनी दीवानगी रही है? 16 घंटे जो आदमी दोपहर में 12 बजे आया था उसके यहां अखिलेश जी रात को 12 बजे पहुंचे। 12:30 बजे शुरू हुआ विजय रथ यात्रा, भोर में 4:30 बजे जाकर के लखनऊ में समाप्त हुआ और तब तक नौजवान और किसान मजदूर सब साथ चल रहे थे। आनंद दुबे जी की बात मैं सुन रहा था, वो जातिवादी की कह रहे थे समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता को। मैं तो पूछना चाहूंगा कि क्या मुख्यमंत्री से बड़ा कोई जातिवादी है उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री जी ने आज तक माफियाओं की सूची सार्वजनिक नहीं की और जिस बिजली की बात कर रहे हैं ये बिजली में कोई नया कारखाना लगाया हो तो बताएं। पर क्या आप ये भीड़ दिखाकर वोट में कन्वर्ट कर पाओगे या ये सिर्फ भीड़ है? उत्साही नौजवानों की टोली भी तो हो सकती है। ब्रिजेश जी, भीड़ हमारी नहीं है। इस अहंकारी, दंभी, अत्याचारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए
बड़े पैमाने पर गांव का गरीब, किसान, मजदूर और हर जमात के लोग सड़क पर अखिलेश जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे थे कि आप आओ, हम आपके साथ हैं। ये जन आंदोलन था। जेपी के बाद इस तरीके की स्वागत आज तक आजादी के बाद किसी का हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट अभी शुरू हुई है। ये 22 पर इनसे लड़ोगे कैसे आप? आप? इनके पास तो बहुत अस्त्र शस्त्र हैं। देखिए आज एक फ्लीट उतार दी इन्होंने। इनका 7वां बेड़ा आ रहा है। जब जनता खिलाफ है, पश्चिम बंगाल में गए, जब कोरोना से लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे उत्तर प्रदेश में, थोड़ा दबाव तो मनोज जी महसूस कर रहे होंगे इनकी तो नेशनल ये फ्लीट जा से। करके वहां बंगाल में दीदी और दीदी गा रहे थे। जी, जिस तरीके से बंगाल से ये वापस आए हैं, उससे आनंद जी आप सवाल जब नोट करते चलिए, आप एक बार में जवाब दीजिएगा। जाएगा। ऑलराइट, धर्मवीर चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों पूर्वांचल में विशेष तौर पर एक ट्रेंड चल गया है कि एक तरफ भाजपा गठबंधन है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और ये दोनों के बीच जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसका माध्यम बन गया, चाहे वो बीजेपी के लिए रहा हो या फिर सपा के लिए। आप अपने को कहां खड़ा पाते हैं? ब्रजेश जी, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो रस्साकसी आप देख रहे हैं ना सड़कों पे, ये बंद कमरे की प्लानिंग के बाद हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी की बंद कमरे में जो वार्ता हुई, ये तो नया एंगल ले आए। ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं जी। इसीलिए ये बयानों में भी ऐसी बातें करेंगे और दिखाने में भी ऐसी बातें करेंगे। और जो आप भीड़ की बात अभी पिछले प्रवक्ता कर रहे थे, इस देश में बहन कुमारी मायावती जी से और बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भीड़ कोई नेता आज कोई कर नहीं सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। कैसे? आप बहुजन समाज पार्टी के इतिहास को पढ़ लो और देख लो। कैसे? 9 आप तारीख बताइए को ना जो कैसे? रैली हमने लखनऊ में की, 9 तारीख को जो लखनऊ में रैली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की थी मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, 2 साल 3 साल में 4 साल में इतनी बड़ी रैली किसने की हो? तो आप मुझे बता दो लखनऊ के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर। मायावती ने अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन, धर्मवीर जी, मायावती जी ने अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 2009 में किया था, जब उन्होंने रमाबाई अंबेडकर मैदान पर अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी रैली की थी, और उसमें मीडिया का अनुमान था कि 8-9 लाख लोग आए थे। उसके बाद फिर बीएसपी 2009 के बाद ऐसा कोई बड़ा शक्ति प्रदर्शन, उसमें 1 करोड़ लोग थे ब्रजेश जी। 1 करोड़ लोग तो लखनऊ में आ ही नहीं सकते। आदमी 10 लाख आदमी बता रहे हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूं, 1 करोड़ लखनऊ से बाहर कानपुर तक वो लोग फैले हुए थे। ऐसा भी नहीं है। लखनऊ के रमाबाई मैदान से कानपुर तक। अरे मैं रैली का ये पता तब। नहीं चल रहा था तब मैं था, मैं जाता था, इधर से आ रहे हैं या उधर से जा रहे हैं। मैं कवरेज में था उसमें। और सत्ता प्राप्त करो संकल्प महारैली भी बहुत बड़ी रैली थी जब हमने 2007 में सरकार बनाई थी। पर उसके बाद आप कोई शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी बीजेपी क्या कर रही है। आप घर पे बैठकर ये दावा करें और अपने इतिहास का स्मरण करें तो वर्तमान में वो प्रासंगिक नहीं दिखता। मुझे बोलने दें ब्रजेश जी, मुझे बोलने दें। आपने उन प्रवक्ताओं को टाइम दिया और मेरा टाइम आप खत्म कर रहे हैं। अच्छा बोलो आप। देखिए ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन हमारी नकल करके शुरू किए थे। एक एक सम्मेलन के बाद में इनकी टाइटापिस हो गई, इनकी साइकिलें ले गए लोग। और बीजेपी का हाल क्या हुआ? कुर्सियां खाली थी, 50 आदमी थे उनके प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में, ये फेल हो गए। ये लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। और हमने 75 जनपदों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में जी पूरे प्रदेश में मीडिया ने बहुत कवरेज दी हमको, और उसका सम्मेलन का समापन बचे हम लोग। फिर हमने 9 तारीख को रैली की। और आज मैं आपको बता रहा हूं ब्रजेश जी, आप अपने कैमरामैन को भेजिएगा, मेरे साथ भेजिएगा। हाँ। ग्रास रूट पर कैडर कैंपों के माध्यम से हम पूरी जमीन हमारी तैयार है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, लेकिन मैं आपको, आप शक्ति प्रदर्शन कब करेंगे? शक्ति प्रदर्शन तो कह करके नहीं किया जाता है, जब करेंगे तो पूरा देश देखेगा, आप देखेंगे, पूरा मीडिया देखेगा। ओके। और पहले से मैं आपको बता दूंगा जी, पहले से मैं आपको बताऊंगा,
और अब मैं मेरे आपको ऊपर उस चीज गुस्सा पे लाना करने से चाहता भीड़ हूं। आई तो बुला लो। देखिए, मेरे ऊपर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। अरे ब्रजेश जी, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो तथ्य बता रहा हूं। आप समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई दिखा रहे हैं, ये मीडिया यही तो षड्यंत्र कर रहा है तो हमारे आप साथ में। आगे आओ ना, आप ये अपनी मीडिया आप का ताकत दिखाओ। दुष्प्रचार है। मैं वायदा करता हूं ये कि मैं आपको षड्यंत्र स्थान है भी मीडिया दूंगा का। और लाइव कवरेज भी दूंगा। आप ताकत तो दिखाओ। ब्रजेश जी, सुन तो लीजिए आप मेरी बात। देखिए, ये जब समाजवादी पार्टी सत्ता से हटी थी, इनकी कितनी सीटें आई थी? 47। और जब हम सत्ता से हटे थे, हमारी कितनी सीटें आई थी? 80। इनके वोट परसेंट कितने थे और हमारे वोट परसेंट कितने थे? इनको टोटल वोट कितने मिले थे और हमको टोटल वोट कितने मिले थे? आपकी लड़ाई सपा से है कि हमारे और बीजेपी से है? इनके- जब इनकी, मैं उसी पे आ रहा हूं, जब इनकी, और अब बीजेपी की सुन लीजिए, जब बीजेपी की सुनामी और आंधी बता रहे थे बीजेपी वाले, जो इनकी 315 सीटें बता रहे थे आई हैं, तब हम लगभग 100 सीटें 200, 500, 600, 800 के वोट से हारे थे। ब्रजेश जी, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। मैं नेक्स्ट राउंड में आपको ये बाकी कोई समय देता हूं, फर्जी आप बात बाकी नहीं है, तथ्यों की समाजवादी तैयारी पार्टी कर लें। के झंडे वैभव लेकर के महेश्वरी घूम आम रहे हैं। आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आम आदमी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप लोग इस वक्त कहां खड़े हैं, क्योंकि पार्टी का कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल कैंपेन भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप लोगों की भूमिका को क्या माना जाए? ब्रजेश जी, हमारा कैंपेन तो पिछले 1 साल से ही चल रहा है पूरे जोर शोर से। जब भी कोई बड़ा घोटाला हो, जब भी ताकत कोई नहीं भी, दिखा रहे हो। आप देखिए कि ताकत भी हर जगह दिख रही है। पार्टी का जो पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर आगमन हुआ है, उत्तर प्रदेश में आने के साथ ही हमने इस प्रदेश में कम से कम नए मुद्दों की बहस को जन्म दिया है कि मुद्दे क्या होने चाहिए। और जिन चीज़ों पर बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ही पाक साफ अपने आप को होने का दावा करते थे, उन पर भी हमने किन मुद्दों तमाम पर तरह के चुनाव पोल होना खोल चाहिए? करें। आप क्या मुद्दे लेकर आए हैं? देखिए, हमें लगता है कि इस देश में मुद्दे जो हैं वो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, जिसके ऊपर कभी बात ही नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रयोगशाला बना हुआ है धर्म की राजनीति का, नफरत की राजनीति का। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का एक मॉडल जो है वो खड़ा करना चाहती है, और इसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। अब आप देखिए कि जो ये आनंद जी कह रहे थे कि जो ये काम बता रहे हैं, असल में वो पूरे झूठे हैं। वो कोई काम नहीं है, ऊपर एक कॉस्मेटिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, जबकि कोई काम इन्होंने किया नहीं है। जब ये हालत हो जाती है ना कि इनके तमाम लोगों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां, जब दिल्ली में चुनाव आ रहा था तो 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा इन्होंने सांसद गली गली उतार दिए थे। गृह मंत्री जी गली गली जाकर पर्चे बांट रहे थे। जब ये स्थिति आ जाए और बीजेपी इस तरह के ड्यूटी लगाने लग जाए तो समझ लो पर उनको माहेश्वरी जी, एक बात आभास हो बताइए, गया है कि जमीन बिल्कुल खिसक जब गई है। एक बहुत बड़ा युद्ध दो सेनाओं के बीच हो रहा हो, तो जो छोटे छोटे सेनापतियों की सेना होती है ना, उनको किसी एक का साइड जाना पड़ता है, और आप अभी अकेले हैं। अगर इन्होंने अपने हाथी भी छोड़ दिए तो आपका बचना मुश्किल होगा। नहीं ऐसा आपकी नहीं, सेना का नहीं, हाथी वाथी से कोई डर नहीं है। हाथी को जनता देख मतलब चुकी मैं है। एक मिडवल तमाम टाइम के वार का आपको वो बता रहा हूँ, स्टाइल बता रहा हूँ। हमें तो उसको लगता है आज कि की हम समय जिन- में जोड़ रहा हूँ। ब्रजेश जी, हम तो मैं जिस ये तरह थोड़ी की कह बात- रहा हूँ कि धर्मवीर जी कोई कुचल डालेंगे आप। हम तो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो कभी हाथी ने कहा ही नहीं कि बिजली फ्री देंगे। हम तो बिजली फ्री देने जा रहे हैं। हम तो शिक्षा का बजट जो इतना ज्यादा करने जा रहे हैं, हम रोजगार Okay. इतने सारे देने जा रहे हैं। तो ये किस पार्टी ने करी? हमें तो किसी बात का डर ही नहीं है। थैंक यू। हम तो असीम वकार जी, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से राजभर जी आपको छोड़कर गए, उसके बाद से MIM उत्तर प्रदेश में कोमा में चली गई है। मुझे ना तो आपके सदर के कार्यक्रमों में कोई भीड़ दिख रही है, ना कोई MIM की चर्चा दिख रही है, ना आपके मुद्दों पर कोई तवज्जो देने के लिए तैयार है। क्या आप फाइनली उत्तर प्रदेश के चुनाव से खुद को बाहर मान रहे हैं? सर, जो लेंस आप भेज रहे हैं असद साहब की रैली में, लेंस वो चेक किया था मैंने, कैमरे का लेंस, वो ब्लर है। ओके। हाँ, वो पता नहीं क्या है, उससे बोलिए पत्रकार से, उसमें आती ही नहीं है भीड़। चलो, आज ये पता चला मुझे कि वो लेंस आप ही देते हो। वो ब्लर है सर, वो जो भेजते हैं आप। भीड़ तो सर बहुत आ रही है। मुरादाबाद की रैली देखिए, सहारनपुर की देखिए, और अगर भीड़ ना आ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ में हमारी रैली को परमिशन दे के फिर निरस्त ना की होती। हमारी पार्टी की परमिशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो मैंने सुना है, वैभव ने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल की 28 को रैली थी, 28 नवंबर को, उसकी परमिशन नहीं मिली इनको लखनऊ में, तो आपको मेरठ में नहीं मिली, तो कौन सी बड़ी बात है? तो नहीं, बात बड़ी बात की नहीं हो रही है सर। क्यों नहीं दी? अब कोई हम वहाँ पे जंग तो करने जा नहीं रहे साहब। तो टैंक, फाइटर प्लेन,
बंदूकें बारूद लेके तो जा नहीं रहे सर। पर बुरा न माने, ऐसा आपको नहीं लगता कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से इरेलीवेंट हो गए हैं? सर देखिए, जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें सुपर रिलेवेंट मानते हैं। अब आप हमें ई माने, एक्स माने, वाई माने, इसका फ़र्क पड़ता नहीं सर। जो हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं, जिनको आज तक कभी ना इंसाफ दिया गया ना हक दिया गया, वो हमारे साथ है पूरी ताकत से, पूरे जज्बे से। पर मैं देख रहा हूं कि यूपी में आपको कोई छूने को भी तैयार नहीं किए, यहाँ तक कि शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर तक आपको छूना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? नहीं सर, ऐसा नहीं है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। वो लेंस वाला प्रॉब्लम हो सकती नहीं, बताते हैं आपसे। असल में है क्या कि वो हमको दिखा दिखा के, डरा डरा के लोग अपने को छुआए ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, राजभर साहब ने यही काम किया। बहुत परेशान, बहुत परेशान। मतलब काउंटर पे आपको बिठा के बाकी सामान की बिक्री हो रही है। फिर उन्होंने कहा संजीवनी बूटी कहाँ है। फिर संजीवनी बूटी ढूंढी उन्होंने, मिल गया असद साहब उनको। तो असद साहब संजीवनी बूटी हैं। वो सुना आपने, जिसको छू लेंगे सोना बन जाएगा। तो सर, पर आपके कैंपेन को बड़ा झटका लगा जब राजभर ने आपका परित्याग किया? नहीं सर, हमारे कैंपेन को कोई झटका नहीं लगा। हम पहले से रेडी थे, मैं तो पहले से रेडी था, मुझे तो पता था। तो ये बात जो आपको पता है, आपके सदर को क्यों नहीं पता थी? इसका मतलब कि आपके सदर इमेच्योर हैं पॉलिटिक्स में, यूपी की। और मैं बताता हूँ यूपी की पिच बड़ी फिसलन भरी है। नहीं देखिए, राजनीति में देखिए, आप भी समझ जाएंगे और विनोद भाई भी समझ जाएंगे, सीनियर पत्रकार है इसलिए। अब विनोद जी को आप अलग से समझाए हो तो अलग बात है। राजनीति में कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि सामने दुश्मन दिख रहा होता है, हाँ, और पता होता है ये मारेगा, लेकिन राजनीति में कभी कभी वेट किया जाता है कि अटैक उधरी से हो। तो आप इतना क्यों मार खाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? कोई स्थायी मुकाम बनाएं। हमारा सर नहीं हो तो जाके धर्मवीर चौधरी से मिल लें। नहीं सर, हमारा स्थायी मुकाम है और बहुत मजबूत है और बहुत बढ़िया मकाम है। और इस बार चुनाव में MIM के बिना कोई सरकार में नहीं आएगा, इस बात की आपको गारंटी दे रहे हैं। नहीं, गारंटी तो आप नहीं दी थी कि आप बहुत बड़ा गठबंधन बना रहे हो। आज ये है कि ओम प्रकाश राजभर जिस जंगल में छोड़ के गए हैं, आपको अभी तक रास्ता नहीं मिला है कि निकले किधर से। जंगल में शेर अकेला ही होता है सर। अरे तो जब वोट ही नहीं पड़ेगा कोई तो फिर क्या फायदा जी? कोई जंगल पे रूल थोड़ी करना है, आपको तो जंगल से निकलने का रास्ता चाहिए। नहीं, हम जंगल से निकलेंगे भी और सत्ता में भी आएंगे यूपी में। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। ये उसी तरह है जैसे पहले वाला वादा किए थे? नहीं, हमारा इस बार का वादा ये है कि हम अबकी से डिप्टी CM मुसलमानों का बनाएंगे। तो इसके लिए आप धर्मवीर चौधरी से कंसल्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, धर्मवीर चौधरी साहब जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी पर इस बात का यकीन है और गारंटी लिख के दे दें कि मायावती जी कभी भी किसी मुसलमान को डिप्टी CM नहीं बना सकती। तो कौन बना ही नहीं सकती। तो कौन बनाएगा फिर? सर, कांग्रेस भी नहीं बना सकती। और बीजेपी का बस चल जाए तो बीजेपी तो हमें पाकिस्तान भेजे दे रही है। उनके लोग जो जुड़े हुए लोग हैं को कहता पाकिस्तान चले जाओ। कुछ संकेत दे रहे हो आप मुझे? नहीं, आप समझिए। नहीं, हम सब समझ रहे हैं आप किस पिच पे खेलना चाह रहे हो। खोलो, बोलो, खुल के बोलो। सबके नाम ले रहा हूँ। बीजेपी, एक पार्टी का नहीं लिया। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो। आप सुनिए उनका गिरिराज सिंह का बयान। दूसरे पे आइए। हाँ, कि यहाँ रहना है तो ये कहना है सबको पाकिस्तान भेज दो। व्हाट अबाउट BSP? ले लेंगे। BSP नहीं दे रही है सर। ओके, नहीं देगी, देंगे ही नहीं। देना हो तब तक दे चुके होते। और जो आपकी कट्टर दुश्मन पार्टी है सपा, वो नहीं सर, वो भी नहीं दे रहे हैं। उनसे लेंगे हम, ताकत बना रहे हैं हम अपनी। और हमारे पास अगर हमारे पास अगर 4-6 मतलब उन्हीं का दरवाजा घेर के बैठे हो, ये बोलो ना कि कोई इनविटेशन आए सपा से। सर, एक शेर है कि इफ्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, अभी तो मुझे आपकी चिंता है कि आप जंगल से निकले कैसे। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं, आप उनका बार बार जिक्र कर रहे थे तो मैं उनको फाइनली बुला ही लेता हूं इस डिबेट में। विनोद जी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक पूर्वांचल में आप एक बदला हुआ माहौल देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं? दूसरा, क्या आप ये मानते हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, सपा के गठबंधन के इर्द गिर्द कंसोलिडेट ज़्यादा हो रहा है, और दूसरे दलों की इसमें क्या भूमिका है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव किधर जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं बकार साहब की हिम्मत की दाद दूंगा कि उन्होंने जो है, आपने उनको घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर सवाल का बड़े होशियारी। सर, एक जगह मैंने फंसा लिया है, अब मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। एक सवाल पे फंसा लिया हूँ। नहीं, आपने फंसा लिया और मैं समझ भी गया उसको, जहाँ आपने फंसाया है।
जी। एक अच्छे पत्रकार का यही काम है कि सामने वाले से बात निकलवा ले। लेकिन असली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, मुझे जो लगता है, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, भी उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत आना जाना हुआ है, लेकिन ज़्यादा घूमूंगा तो और पता लगेगा। आप तो वहाँ बैठे हुए लखनऊ में, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बात सही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन जिसमें अनुप्रिया पटेल का अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी शामिल है मुख्य रूप से, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बन रहा है राष्ट्रीय लोकदल के साथ या ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा पार्टी के साथ, और कह रहे हैं एक दो पार्टियां और हो सकता है शिवपाल जी की पार्टी भी शामिल हो जाए, तो मुख्य लड़ाई इनके बीच में दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो पॉकेट्स हैं जहां ये लोग अच्छा कर सकते हैं, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां लड़ेगी मैदान में, वो अपनी लड़ाई उसकी होगी, क्योंकि परंपरागत उसका इलाका है। कांग्रेस के साथ क्या है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, खासकर कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये जो शहरी इलाके हैं, बनारस हो गया, जिस तरह प्रियंका गांधी फोकस कर रही हैं महिलाओं पर और सवर्ण वोटों पर और दलित वोटों पर। आज वो आगरा में मारे गए वाल्मीकि युवक से मिली, के परिवार से मिली, तो वो दलितों में भी जो गैर जाटव दलित है उन पर फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना वोट परसेंटेज और सीटें बढ़ाने की दिशा में है, तो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में ये चतुष्कोणीय चुनाव भी हो सकता है। लेकिन मूल रूप से लड़ाई अभी जो है वो सपा गठबंधन बनाम भाजपा गठबंधन या भाजपा गठबंधन बनाम सपा गठबंधन के बीच में। ये आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन देखा बीजेपी का और अगले दिन अखिलेश यादव का, इसका एनालिसिस आप किस प्रकार से करना चाहेंगे? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत, जैसे प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, योगी जी मुख्यमंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और सरकारी तंत्र, चूंकि ये कार्यक्रम सरकारी था तो सरकारी तंत्र को भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और पूरी ताकत के साथ वहां शक्ति प्रदर्शन किया गया। अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर हैं और वो विपक्ष में हैं। उनके पास पार्टी के तंत्र के अलावा, संगठन तंत्र के अलावा कोई दूसरा तंत्र नहीं है। उसके बावजूद जिस तरह लोग उमड़े उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे उनकी यात्रा में, तो निश्चित रूप से इसका एक संकेत मिलता है कि जमीन पर तेजी के साथ विपक्ष की चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने अब जो पिछले बीजेपी ने जो अपनी नेशनल फ्लीट उतारी है, और मैं बहुत अरसे के बाद शायद पहली बार देख रहा हूँ कि जो नेशनल फ्लीट के टॉप लीडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, उनको उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार बांट कर दिया गया। ये क्या दबाव में है कोई बीजेपी यूपी में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप सही कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को उतारती तो है, हर चुनाव युद्ध की तरह लड़ती है, लेकिन अब राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये वहाँ पार्टी के सबसे बड़े महारथी हैं। इनको अगर क्षेत्र में बांट करके उत्तर प्रदेश को और इनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं को मैक्रो लेवल पर, मतलब माइक्रो लेवल पर ले जाना चाह रही है, मैक्रो से माइक्रो लेवल पर। तो ये निश्चित रूप से चुनौती समझ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास पूरा संघ का तंत्र है, उसके अनुषांगिक संगठन जो संघ के उनका तंत्र है, सरकारी तंत्र का फीडबैक है, तो सारा फीडबैक सब लेकर के उसको कहीं ना कहीं चुनौती तो महसूस हो रही है। और उस एक अनुमान ये भी है भाजपा का, जो दिल्ली में बैठ करके हम लोग बात करते हैं, वो ये मानते हैं निजी बातचीत में कि जैसे जैसे विपक्ष का कैंपेन बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती कड़ी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसान आंदोलन है उसका असर है, जो पुराना इनका जो 2013 का जो प्रभाव था, इसकी वजह से जाट किसान जो है भाजपा के साथ एक मुश्त आ गए थे, वो बिखरता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा है, कोरोना मैनेजमेंट का को लेकर के जो तमाम सारे सवाल हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के जो विपक्ष मुद्दे बना रहा है। अब अखिलेश यादव ने देखिए 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण की है। एक तो उन्होंने अपनी रैलियों में महंगाई और तमाम मुद्दों के साथ साथ पिछड़ों की राजनीति का जो है खुल के जो है मुद्दा उठाना शुरू किया है। उन्होंने जाति जनगणना की मांग करनी शुरू कर दी है, और वो अंबेडकर नगर की रैली हो या वो गोरखपुर का कार्यक्रम हो या वो मुजफ्फरनगर का हो, हर जगह उन्होंने पिछड़ों को, गैर यादव पिछड़ों को आगे लाना शुरू किया है। अब ये ओमप्रकाश राजभर, रामचंद्र राजभर, ये लालजी वर्मा, राजा रामपाल, या तमाम सारे जो है गैर यादव पिछड़े नेता जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में जो एक कॉम्बो बनता था पिछड़ों का, जो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने 2017 में बनाया था अपने साथ, उसको अखिलेश यादव दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर अमित शाह जी ने ये कहा है कि 2024 में अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनवाना है तो योगी जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना होगा। ऑल राइट सर, बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को लेता हूं। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के मसले को लेकर कुछ सवाल जनता के समक्ष रखे हैं। उस पर हमें कुछ सवाल भी आए हैं और कुछ जवाब भी आए हैं। हमने कू ऐप पर आज सवाल पूछा था कि 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी मूड क्या है। शैलेश चतुर्वेदी ये लिखते हैं कि सभी पार्टियां जाति को अपना वोट बैंक मानती हैं, अभी तो फ्री देने की होड़ लगी हुई है। बात ठीक भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बात घूम फिर कर जाति पर ही आती है, मसले चाहे जितने चुनाव के पहले डिस्कस हो जाएं। गार्गी पांडे हैं, ये कू ऐप पर लिख रही हैं कि कोई नहीं है जो औरतों के बारे में सोचे, आज भी उनका शोषण हो रहा है। इनकी बात भी ठीक है कि औरतों का शोषण हो रहा है, लेकिन औरतों का मुद्दा आजकल प्रियंका गांधी बहुत उठा रही हैं। अभी इसका जिक्र विनोद जी भी इस मसले का कर रहे थे। मैं सीधे आनंद दुबे के पास चलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के समक्ष कुछ दबाव महसूस कर रही है? उसी के कारण आपने अपनी पार्टी के टॉप कमांडर्स को आपको उत्तर प्रदेश में उतारना पड़ रहा है? इस तरह का कोई भी दबाव भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी मैं सपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा बहुत भीड़ आ रही है, बहुत भीड़ आ रही है। आपको याद होगा 2017 में यूपी के 2 लड़के भी रथ यात्रा लेके निकले थे और बड़ी भीड़ जुटा करती थी। हालत क्या हुई 2017 में पता चल गया। 2019 में 2 उत्तर प्रदेश की महाशक्तियां, जिनको कहा जाता है तथाकथित महाशक्तियां, वो इकट्ठा हो गई आपस में। और कई राजनीतिक विश्लेषक तो ये कहने लगे कि 1-2 सीट ही भारतीय जनता पार्टी को आएगी। 2019 की स्थिति आपने देख ली। इसके अलावा जितने भी चुनाव पिछले दिनों हुए, आपने देखा होगा विपक्ष की रैलियों में भीड़ भी देखी होगी और तमाम चीजें, लेकिन उसका जो नतीजा रहा वो क्या रहा? देखिए, जनता अब इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है। जनता समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। धर्मवीर जी आऊंगा, प्लीज वेट। धर्मवीर जी धर्मवीर जी अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। धर्मवीर जी सुनिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। फिर सिर्फ आनंद दुबे बोलेंगे, शुरू करूंगा, सिर्फ आनंद दुबे बोलेंगे, ओनली आनंद दुबे। धर्मवीर जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, कोई टोका टाकी नहीं बीच में, प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता यह देख रही है कि कौन सेवा भाव से उसके साथ लगा हुआ है। सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले एक्टिव हो जाना और वोट यात्रा पर निकल जाना, इसको जनता अब स्वीकार नहीं करने वाली है। जनता यह देख रही है कि लगातार कौन चल रहा है। भाई वही जनता तो इनकी रैलियों में भी आ रही, कोई नेपाली तो है नहीं जो इनके आ रहे हो। यही तो मैं बता रहा हूं, होंगे तो यहीं के लोग ना। देखिए, यही मैं बता रहा हूं, रैलियों में तो 2017 में भी आए, 2019 में भी आपके पास तस्वीरें होंगी, देख लीजिए। अच्छा, मतलब आते हैं लेकिन वोट इन्हें नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अभी आपने देखा मऊ की रैली जो इनकी हुई थी, और वहां खूब भीड़ आई और किस तरह से माफिया के लोग जो है पैसे बांट रहे थे, उसका वीडियो भी चला सारे चैनलों पे। तो रैलियों में भीड़ जुटाने को सफल बनाने के लिए। एक सेकंड धर्मवीर जी रुक जाओ। धर्मवीर जी शांत रहिए, फिर आप बोलेंगे, मैं इतना बोल दूंगा। नहीं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलें, अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सबसे बड़ी चीज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे कोरोना काल में विपक्ष अपने घरों में सोया रहा, जनता के पास ये जो इनके चुने हुए प्रतिनिधि थे वो अपने इलाकों में भी नहीं गए, और आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वर्चुअल बैठक करते रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे, और जैसे ही नेगेटिव हुए उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, कहीं छुट्टी मनाने नहीं गए। योगी जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। कार्यक्रमों में आ रही भीड़ को आप गंभीरता से मैं बता रहा हूं। देखिए ब्रिजेश जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जनता ये देख रही है कि कौन 24 घंटे हमारे साथ चलने वाला है। और मुझे दिनकर साहब की एक लाइन याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हमने तमाम विपरीत मनोज राय धूप बावजूद, तमाम विपरीत आनंद दुबे के आरोपों का क्या जवाब है आपके पास? ब्रिजेश जी, मैं तो सुन रहा था कि कितने कंफ्यूज है आनंद दुबे। ये कह रहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने काम किया, मुख्यमंत्री ने काम किया। अगर मुख्यमंत्री जी काम किए होते तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कोरोना फैलता? लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे थे। तस्वीरें आ रही थी अखबारों में, लाश जलाने के लिए जो है शवदाह के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी।
बनारस में 10-10, 12-12, 14 घंटे की वेटिंग थी और ये कह रहे हैं कि काम किए। मतलब इस तरीके से झूठ बोलना, इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाना। दूसरी बात, अगर हम कमजोर हैं, अगर हमारे यहां लोग नहीं जुट रहे हैं, तो फिर क्यों पूरी सेंट्रल फ्लीट उतार दिए? आपको मैं एक जानकारी दे दूं ब्रजेश जी की लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बनारस को फोकस किए हुए, और बनारस को फोकस करके पिछले अगले 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं लेकिन किया इनका है। ये दावा है कि भीड़ भले आपके यहाँ आ रही, लेकिन वो आपको वोट नहीं करती है। अब ये तो 22 में बाइसिकल जब चलेगी तो पता चलेगा। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि बसें लगा करके प्रधानमंत्री जी की रैलियां हो रही हैं। हमारे यहां तो लोग पूरी रात खड़े रहे सड़क पे। जेपी के संपूर्ण क्रांति के बाद किसी नेता को देखने और सुनने के लिए क्या कभी ऐसी भीड़ सड़कों पे थी? इन्होंने कोई विकास किया नहीं, कोई विजन नहीं है इनके मुख्यमंत्री जी का या इनके सरकार। लेकिन ये बार बार जो काम हमने शुरू किया, लेकिन ये जिस तरह से इनके बड़े टॉप कमांडर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, आपके पास इनकी चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता है? देखिए, चुनौती तो कुछ बची नहीं है इनके पास देने के लिए, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवादी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ। माफियाओं को इतना संरक्षण देने वाला आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये किस सवाल पे जाएंगे जनता के बीच? ओके, मैं धर्मवीर चौधरी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। 15 लाख से शुरू किया था इन्होंने, 5 किलो राशन पे लाके पटका है जनता को। ब्रजेश जी कैसे? थैंक यू। ऑल राइट, एक सेकंड रुकिएगा, मैं दूंगा टाइम, आप अपनी बारी में बोलिएगा। इन्हें अभी धर्मवीर जी की बारी है। यस धर्मवीर जी, आपको आनंद दुबे की किस बात पर ऑब्जेक्शन था? ब्रजेश जी, 2017 के बाद में जितने राज्यों में भी चुनाव हुए, बीजेपी 99% नहीं 100% राज्यों में चुनाव हारी, और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी की जोड़ी वहां चुनाव प्रचार करने जाती थी। आपको मैं एक स्टेट नहीं 10 स्टेट के नाम गिना सकता हूं, सब जगह चुनाव हारे ये। 2017 के बाद में मेयर का, नगर निगम का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था ब्रजेश जी। समाजवादी पार्टी एक भी मेयर बनाने में कामयाब नहीं हुई थी। हमने भारत में पहला मेयर दिया मुस्लिम समाज का अलीगढ़ में, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते। हमने मेरठ की सीट भी मेयर की जीती। ये जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, सबसे ज्यादा प्रधान बीडीसी हमारी पार्टी से जीत करके आए ऑन रिकॉर्ड। ये प्रोपोगंडा बीजेपी आरएसएस मिलकर के ये एमआईएम वाले असीम वकार क्यों कह रहे हैं कि मायावती मुसलमानों को पसंद नहीं करती? इस तरह के आरोप ये क्यों लगा रहे हैं वकार साहब? 19 मंत्रालय मुस्लिम समाज के नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास थे हमारी सरकार में। 19 मंत्रालय। ये बात सही है। और प्रदेश अध्यक्ष दो बार के राज्यसभा के सांसद आदरणीय मुनकाद अली साहब आज भी हमारी पार्टी में बहुत बड़े पावरफुल नेता हैं। ये शायद इनको पता नहीं है। ये जरा, और आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शमसुद्दीन राइन साहब के नेतृत्व में, तो ये बात असीम वकार को क्यों नहीं आप ब्रीफ किया करते हो? हम तो कह रहे थे नहीं, असीम वकार आंख के अंदर नाम नैनसुख, इनको कौन समझाएगा? नहीं, ऐसी भाषा ना बोलो, सम्मान से। सम्मान नहीं, इनको कौन समझाएगा भाई? सम्मान ये तो हमेशा कह रहा ना, मुसलमान 10-15 मिनट को सेना हटा लो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये निजामों का जो इतिहास है वो पूरा देश जानता है। ये पाकिस्तान में निजाम से क्या मतलब है? लेकिन पटेल साहब ने नहीं जाने दिया। इनका निजाम से क्या मतलब है? ये इनकी भाषा शैली, अरे निजाम से मतलब नहीं है, जरा पूछना इनसे, इनका क्या इतिहास, क्या इनका। ओके, एक सेकेंड, अब रुक जाओ। ये उसी अब आप रुक जाओ, मैं हिसाब ले लेता हूं। बताओ भाई वकार साहब। नहीं साहब, नसीमुद्दीन साहब को 19 विभाग दिया आपने, और हम कह रहे हैं कि वो 19 आप बहन जी रख लेती और मुख्यमंत्री बना देती नसीमुद्दीन साहब को। क्यों नहीं बनाया? आपने विभाग तो दिए, और फिर क्या हाल किया नसीमुद्दीन साहब का? रुलाई नहीं आई उनको। दिया तो था 19 विभाग। तो आप रख लेते ना 19 विभाग, आप रख लीजिए। ये कोई तर्क नहीं हुआ, दिया तो था उन्होंने। नहीं, एक साहब ने मुझसे बीजेपी की भी यही कहा था, कहने के देखिए दलित
नहीं, आज बना भी दिया हमने। ब्रजेश जी, एक सेकंड धर्मवीर जी, नो प्लीज, शमसुद्दीन रायन साहब सिर्फ ओनली कई मंडलों सिर्फ के असीम प्रभारी वकार हैं, बोलेंगे उत्तराखंड प्लीज। के प्रभारी आप रुक जाइए हैं। प्लीज, माननीय मुनकाद मैं अली बीच में मत साहब बोलिए, सिर्फ आज असीम भी वकार जो बोलेंगे, है, ओनली कई असीम वकार, मंडलों गो के अहेड प्रभारी असीम वकार हैं, जी बस्ती बोलिए, से और मथुरा तक के। सिर्फ असीम वकार की आवाज लीजिए। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि आप हमें बनाएं। आप मुनकाद साहब को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। धर्मवीर चौधरी साहब, अभी ऐलान कीजिए कि आप अभी से मुनकाद साहब को डिप्टी सीएम का ऐलान कर रहे हैं, बोलिए। बताइए भाई चौधरी जी। ये बैटरी डाउन हो गई सर। अफवाहें ये फैलाते हैं कि हम बैटरी डाउन किसकी? पांच मुख्यमंत्री बदलेंगे, हर साल मुख्यमंत्री बनाएंगे। इनकी बातों में, इनके भ्रम में ये थोता चना बाजेगा ना। क्यों डिबेट का टाइम खराब कर रहे हो ब्रजेश जी इनके साथ में? अरे पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, कैसी बात कर रहे हो आप? मुनकाद अरे साहब कुछ को पार्टी डिप्टी नहीं सीएम है बनाएंगे आप? ये गली कूचों की पार्टी है। इनकी हैसियत कुछ नहीं। क्या इनकी हैसियत है उत्तर प्रदेश में? ये चुनाव लड़े थे, 2 लाख वोट भी नहीं पाए थे ये। बताओ हैसियत बताओ। इनकी हैसियत कुछ नहीं उत्तर देखिए, प्रदेश में। कह रहे हैं थोता आप खामखा चना। डिबेट में- देखिए, ओके, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड, गुस्सा मत करो। देखिए, वकार साहब जवाब दो। थोता चना बाजे घना कह रहे हैं हमको। अब कोई औकात नहीं है, हाँ, हाँ। गली मोहल्ले कूचे के। हाँ, अभी थोता चना जो बाजे घना था, उसने घन चला दिया इनके ऊपर। अब इनका घन चला दिया, मुंह के अंदर चना फंस गया। अब मैं कह रहा हूं, मुनकाद साहब को डिप्टी सीएम का ऐलान कीजिए। मिलाइए बहन जी को फोन, मुनकाद साहब को डिप्टी सीएम का ऐलान कीजिए। चलिए, मैं मिठाई बांटूंगा। मुनकाद साहब को हम पावरफुल आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। डिप्टी सीएम बनाएंगे आप? दोगली बातें नहीं करते हैं। RSS, दोगला BJP मत बोलो, ऐसा और मत बोलो। आपके नेताओं की तरह। अरे डिप्टी सीएम समाजवादी बनाएंगे पार्टी आप? की तरह। डिप्टी सीएम बनाएंगे आप? बहन जी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। डिप्टी सीएम बनाएंगे आप? ये चना फंस गया गले के अरे अंदर। बिल्कुल बनाएंगे। बनाएंगे और आप? बताइए। डिप्टी सीएम बताइए, हम बनाएंगे? बनाएंगे। डिप्टी सीएम का बनाइए, ऐलान? और बताइए। डिप्टी सीएम बनाएंगे आप? बताइए। नहीं, डिप्टी सीएम हाँ, बनाएंगे उनको आप? बनाएंगे। और बताइए। नहीं, अरे कहिए, हम कह रहे हैं बनाएंगे। और कहिए, बताइए। कहिए मुनकाद साहब को डिप्टी सीएम बनाएंगे, कहिए। अरे आप छोड़ दीजिए राजनीति करना। छोड़ देते हैं। आपकी बातें जो है ना, वो जनता के गले नहीं उतर रही हैं। अरे कहिए, मुनकाद साहब को आपको डिप्टी हर सीएम बनाएंगे। 1 साल में मुख्यमंत्री बदल रहे थे। आपको कोई जो है अरे पूछ मुनकाद नहीं रहा साहब को उत्तर प्रदेश डिप्टी में। सीएम बनाएंगे, और ये ऐलान ब्रजेश कीजिए। भाई आपको बैठा लेते हैं। अरे पता नहीं मुनकाद किस साहब को हैसियत से डिप्टी बैठाते सीएम हैं। बनाइए ना, ऐलान कीजिए एक बार। मुनकाद साहब का नाम लेके कहिए। मुनकाद भाई कल भी पावरफुल थे। वो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मुनकाद भाई, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपसे। राष्ट्रसभा नेता 2 आपके बार लड़ाई रहे हम लड़ रहे हैं मुनकाद भाई राष्ट्रीय की। महासचिव रहे हैं। मुनकाद वो भाई, कल भी नेता पावरफुल आपके लड़ाई थे, हम लड़ रहे हैं। आज भी वाह, 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 पावरफुल क्या- हैं। क्या साहब और नेतागिरी कल भी है। पावरफुल रहेंगे। हम आपसे पूछ के थोड़ी बनाएंगे। मुनकाद भाई को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे? समय आएगा। नहीं, ये डिप्टी सब सीएम बनाएंगे समाज की मुनकाद भाई पार्टी को? है। मुनकाद भाई को बहन जी आप- डिप्टी आप सीएम योगी बनाएंगी? आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, नहीं बनाएंगे। आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं उनको बनाएंगे, जाके बिल्कुल बनाइए नहीं आप। बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप बनाएंगे मुनकाद साहब को डिप्टी आप सीएम? उन्हीं की टीम में खेल रहे हैं। आपके पास में कोई पिच नहीं है। देखिए, नेता बल्ला भी मुनकाद उनका जी, है, आपके गेंद लड़ाई भी आपकी, हम उनकी है, लड़ रहे हैं मुनकाद पिच जी भी की। उनकी है। बताइए। मुनकाद अली नेता जो है बीएसपी के आप लड़ाई मुनकाद आसिम जी की बगाल लड़ाई लड़ ना रहे हैं। लड़ें। ये बहुजन समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग ये जानते हैं कि उनका हित कहां मुनकाद पे अली सुरक्षित साहब को है। डिप्टी ये सीएम सब बनाएंगे समाज कि की नहीं पार्टी है, बनाएंगे? बहुजन समाज पार्टी मुनकाद अली को सब डिप्टी सीएम नेता बनाएंगे, आप सब नहीं जन बनाएंगे? सुखा के ओके, नारे ऑलराइट, लगाते एक सेकंड हैं। रुक जाएं आप। हम काम मामला- करते हैं। मुनकाद भाई को 19 डिप्टी 19 सीएम मुसलमान बनाएंगे, थोड़े नहीं जाने बनाएंगे? समाज के लोगों को तो देने का मुसलमान अब क्यों इस वोट पर देगा डिबेट आपको? फंसाइए मत नहीं, आप क्यों लोग। वोट देगा मुसलमान आपको? क्यों एक नहीं? आदमी का नाम लेने में तो आगे आपकी ले जाइए। जी चुहिया बंद हुए जा रही है। ऐसी भाषा मत बोलो। आवाज नहीं निकल रही गले से मुनकाद साहब के नाम पर डिप्टी सीएम की। मुसलमान का वोट चाहिए आपको? क्यों देंगे मुसलमान वोट आप आपको? ठेकेदार हो क्या कल भी मुसलमानों के? पावरफुल क्यों देंगे थे, मुसलमान आज भी वोट आपको? पावरफुल हैं। क्यों देंगे मुसलमान? 19 बोलिए मुसलमान मुनकाद साहब हमने को मुस्लिम बनाएंगे समाज को डिप्टी देने का सीएम? काम किया। डिप्टी सीएम बनाएंगे? ब्राह्मण समाज को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मुनकाद अली को ओबीसी डिप्टी को आगे सीएम बढ़ाने बनाएंगे, का नहीं काम बनाएंगे? किया। ये बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। मुनकाद अली मिस्टर- को डिप्टी सीएम मिस्टर बनाएंगे, असीम नहीं बकार। बनाएंगे? और नहीं बनाएंगे तो मुसलमान वोट क्यों दे आपको? क्यों दे मुसलमान वोट आपको? क्यों आप तय करोगे क्या कि मुसलमान मुस्लिम की समाज के लोग आप ठेकेदार नहीं है सर, मुस्लिम हम समाज एमआईएम के के। नेता की बात नहीं कर रहे हैं, हैदराबाद हम में अपनी जाके बात कर रहे हैं, हम तेलंगाना में इनके नेता ठेकेदारी की बात करो। कर रहे हैं। या जो आदमी उत्तर अपने प्रदेश नेता को आइए। कुछ नहीं दे सकता है, वो भूल कौन जाओगे देगा चौकड़ी हमारे? राजनीति की यहाँ पर। क्या जो भूल जाओगे आदमी- चौकड़ी राजनीति यहाँ क्या पर? जो ये- आदमी अपनी पार्टी नहीं, आप के- धमकी की भाषा में मत बात करें चौधरी साहब। जो आप धमकी आदमी क्यों दे रहे अपनी हैं? पार्टी के नेता को कुछ नहीं दे अरे- सकता है, वो हमें क्या देगा? आप धमकी क्यों दे मैं रहे कह हैं? रहा हूँ ये चौकड़ी भुला देंगे उत्तर प्रदेश के लोग। उत्तर प्रदेश की ओके, सम्मानित वैभव- जनता वैभव जानती महेश्वरी। है। देखिए सर, ये जानती है कि कौन से विजय नेता भाई एक बात को बोल आगे बढ़ाना है। एक सेकंड रुक ये जाओ, पहले टाइम नहीं चुनाव लड़े डिबेट। थे। विजय अब भाई, शांत एक हो बात जाओ। बोलने वाली एक बात। अरे एक बात, दो सिर्फ मेहमान एक बात, बाकी हैं, सिर्फ रुक एक जाओ। बात। आपको एक बात। झंझट मत आपकी करो, छोड़ दो। हैसियत नहीं, जनता झंझट नहीं पर कर रहा अरे हूं, एक छोड़ो। बात।
तैयार बैठी है, सिर्फ एक बात। चाहे हाँ, बीजेपी ओके, हो, बोलो, आरएसएस conclude करो, please। और देखिए। आपकी पार्टी हो ये। ओके, सिर्फ सुनिए, असीम सुनिए, मुखार, ओनली सुनिए। असीम मुखार, बोलिए। 10 सेकंड के अंदर बीएसपी का और चौधरी साहब का पूरा नकाब उतार के मैंने जमीन पर रख दिया। अपनी पार्टी के नेता को मुसलमान को दे नहीं पा रहे, कौम की बात कर रहे हैं मुसलमान की। ओहो, बहुत बढ़िया। बस अब खत्म। ये थैंक ओके, यू, वैभव आप- महेश्वरी, अब आप शांत हो जाएं, अब मत आपका झगड़ा। थैंक यू हो गया। अरे आप मत लोग मत झगड़ा दिखाओ। करिए, आप लोग मानिए। अपना ठीक है, चेहरा सिर्फ तो वैभव दिखा महेश्वरी दो। की आवाज लीजिए। वैभव, क्या जाति के आधार पर चुनाव होगा या मुद्दों के आधार पर? आपकी पार्टी का क्या मत है? ब्रजेश जी, जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, और जाति के आधार पर चुनाव होते आए हैं। जाति बहुत बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने से, और मैं देख रहा हूँ और भी पार्टियों ने चाहे कंपटीशन में ही सही मुद्दों की बात करना शुरू किया है। बीजेपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीछे है, मुद्दों की बात नहीं करते, इसलिए हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज इनको बार बार उतारने पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इनको अपने बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी छोटी छोटी जगहों पर लगानी पड़ रही है। तो हवाई पार्टी हो रखी है बीजेपी, लेकिन मुद्दे जो हैं वो हवाई इस बार नहीं चलेंगे। जाति आधार भी बहुत काम करेगा और मुद्दे भी बहुत ज्यादा काम थैंक यू, शुक्रिया आपका। मैं विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश इस बार क्या चाहता है? अरे विनोद भाई, मेरी मांग गलत है डिप्टी सीएम मुसलमान की? आप बताइए, क्या मुसलमान का हक नहीं है? एंकर मैं हूं कि आप हैं? नहीं सर, सवाल आप- मैं पूछूंगा कि आप पूछेंगे? अरे आप भूल गए थे, मैंने आपने सोचा- डिबेट को काफी नहीं, मुझे मनोरंजक खूब बना अपने दिया। सवाल आप- बताएं। आप विनोद जी को बोलने दें नहीं, और अपनी वकार बात साहब- उनके मुंह में मत डालें। आप वकार डाल दी सर, साहब, डाल दी आप शांत हो जाएं। डाल दी मैंने बात। डिप्टी सीएम क्यों मांग रहे हो? सीएम क्यों नहीं मांग रहे हो? दे दिए सर, उत्तर हम तो प्रदेश बैठे में। में। एक जहाँ सेकंड बोलने दो। 14-15% की आबादी है तो सीएम मांगो फिर। सर, डिप्टी सीएम से कैसे पर बात राजी होगी? नहीं है, डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम पे तो मान लीजिए बोलने सर, दो। ये कोई भी डिप्टी डिप्टी सीएम सीएम तो पर फिर राजी नहीं है, विनोद सीएम अग्निहोत्री को बोलिए, आपको विनोद सजा अग्निहोत्री। दे देंगे। विनोद जी बोलिए, आप कंटिन्यू प्लीज। देखिए उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी, पहले ये मुसलमान डिप्टी सीएम हो या दलित डिप्टी सीएम हो या ब्राह्मण डिप्टी सीएम हो, ये सब बहस बेमानी है। क्योंकि डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, एक सेरेमोनियल पोस्ट है। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है उसका, तो खाली उसके नाम के आगे मुख्यमंत्री दर्जा लग जाता है और एक आपको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। कोई उस पर अतिरिक्त पावर नहीं है डिप्टी सीएम के पास। तो ये बहस ही बेकार है, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कौन असीम नहीं बकार बनेगा। मुसलमानों बात को जो झुंझुना ही आपने देना कहा, चाहते उत्तर हैं। प्रदेश क्या इनकी चाहता है? नीयति है झुंझुना पकड़ाने ओनली की। विनोद जी बोलिए, विनोद जी कंटिन्यू प्लीज। मतलब आप देखिए हाँ, आपने जो कहा कि उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, मुझे वकार लगता साहब है शांत हो कि जाएं। उत्तर प्रदेश जो है, देखिए उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, उन सारे झुंझुना पकड़ा दिया गया। मुद्दों का क्या हल कमाल चाहता करा है सर जो आपने, इसमें बहुत उत्तर प्रदेश को उम्दा मत रहे हैं। थैंक यू जी। सर, और बीजेपी वो की मुद्दे आपने जो बहुत ऐसे बोली। हैं, जी बोले सर, बोलें। अब भाई मुझे बोले दीजिए। अब आज वकार उत्तर साहब थोड़ा प्रदेश फॉर्म जो में है। नहीं, वकार साहब इसलिए फॉर्म में है कि वकार साहब को अकेले बैटिंग करनी है, तो इसलिए वो फॉर्म में है। वो अलायंस तो उनका टूट गया। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको, वकार साहब आप पुराने राजनेता हैं, आपको पता है, आपके पिताजी से भी मेरा बहुत अच्छा वाकफियत थी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी के ज़माने, डॉक्टर फरीदी और डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी, वो भी ओवैसी जैसी मुस्लिम राजनीति कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी उनको वोट नहीं दिया और उनका सारा नतीजा आपको मालूम है। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो उसी पार्टी के साथ जाएगा जो उनको सुरक्षा का एहसास दिलाएगी। तो वो क्योंकि वो बड़े प्लेयर के साथ हमेशा माइनॉरिटी वोट करता है, ये ट्रेंड है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आप भी नहीं चाहते हैं कि वो मुसलमान अपने पैरों पे अपनी खड़ा जो हो? उसकी उपलब्धियां हैं, क्या कह रहे हो? आप भी नहीं चाहते उसकी हैं जो उपलब्धियां अग्निहोत्री हैं, जी की जिन मुसलमान अपने उपलब्धियों पैरों पे खड़ा अरे हो? ही इज ए जर्नलिस्ट, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आप उनको पार्टी बनाए दे रहे हो। नहीं, कहाँ बना रहा हूँ सर। सर मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मुसलमान अपने पैरों में बिल्कुल खड़ा हो, मुसलमान भी खड़ा हो, दलित भी खड़ा हो, पिछड़े भी खड़े हो, अगड़े भी खड़े हो, उसमें किसी यही को क्या बात तो आपत्ति है? धर्मवीर जी मैं कह तो रहे थे रहा हूँ कि मुख्यमंत्री निजाम को वाली मांगिए पार्टी ना। नहीं चाहिए। नहीं, उनका तो नहीं काम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री ठीक हो को गया मांगिए सर। ना। आप काहे हमने तो बता दिया मांग कि रहे हैं? मुमताज अली की आप ऐलान क्या करेंगे हैसियत है। मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका इसलिए बहुत बहुत जो है- धन्यवाद। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीरता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का मूड सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।